जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आप देखते रहें। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय पर बने वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में विनियोग विधेयक और संचित निधि की 42वीं वीडियो बनाकर इसके 114 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान 43वीं वीडियो बनाकर इसके 115वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये अनुच्छेद ये कानूनी पाठ्य अंश अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान पर बात करेंगे। बता दें कि यह कानूनी पाठ्य अंश अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, जिसमें बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति कब संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक और व्यय का विवरण प्रस्तुत करवाते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए किसी सेवा हेतु स्वीकृत राशि अपर्याप्त पाई जाती है, या जब वार्षिक वित्तीय विवरण में अनपेक्षित किसी नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी सेवा पर स्वीकृत राशि से अधिक धन व्यय हो चुका है तो राष्ट्रपति को लोकसभा के समक्ष ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवानी होती है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित अनुच्छेद 112, 113 और 114 के प्रावधान इन अतिरिक्त अनुदानों या अधिक व्यय की मांगों पर भी समान रूप से लागू होते हैं, जिसमें भारत की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने हेतु कानून बनाना शामिल है। चलो आओ सुने अनुच्छेद में क्या लिखा है। अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 1. राष्ट्रपति का यदि अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशिष्ट सेवा पर व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, या जब चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है जो उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में परिकल्पित नहीं है, या ख यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा और उस वर्ष के लिए दी गई राशि से अधिक धनराशि व्यय की गई है, तो वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की अनुमानित राशि दर्शाने वाला एक अन्य विवरण रखवाएगा या यथास्थिति ऐसे अधिक व्यय के लिए लोकसभा में मांग प्रस्तुत करवाएगा। 2. अनुच्छेद 112, 113 और 114 के उपबंध ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय के संबंध में या किसी अनुदान की मांग के संबंध में, और ऐसे व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं। नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है पर शायद उतनी चर्चा में नहीं रहता। मेरा मतलब है अनुच्छेद 115। हाँ बिल्कुल, ये अनुच्छेद उन खास परिस्थितियों के बारे में है जब हमारी सरकार को साल के बीच में ही जो बजट पहले से तय है उसके अलावा और पैसों की जरूरत पड़ जाती है। सही, और ये जरूरतें अप्रत्याशित हो सकती हैं। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर संविधान का अनुच्छेद 115 का मूल टेक्स्ट है और हमारा इरादा है इसकी परतों को खोलना, ये समझना कि आखिर सरकार इन एक्स्ट्रा जरूरतों के लिए पैसा कैसे जुटाती है, क्या प्रक्रिया है इसकी। हाँ, और संविधान इस बारे में क्या कहता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे हमारा संविधान सरकार को जरूरत के हिसाब से वित्तीय लचीलापन भी देता है और साथ ही जनता के पैसे पर संसद का नियंत्रण भी बनाए रखता है। ये संतुलन बहुत अहम है। बिल्कुल। तो अनुच्छेद 115 का जो पहला हिस्सा है यानी 115(1) वो उन कारणों को बताता है जब सरकार को अतिरिक्त फंड चाहिए हो सकता है। इसमें भी खासतौर पर क्लॉज 1 के ए में 2 मुख्य स्थितियां बताई गई हैं। पहली क्या है? पहली स्थिति है जब किसी चालू वित्तीय वर्ष में किसी खास सेवा के लिए जो पैसा मंजूर किया गया था वो उस साल के अनुमानित खर्चों के लिए कम पड़ जाए, मतलब अपर्याप्त साबित हो। अच्छा, यानी पैसा कम पड़ गया। ठीक है। और दूसरी स्थिति तब आती है जब उसी साल किसी ऐसी नई सेवा पर खर्च करने की जरूरत आ पड़े जिसके बारे में बजट बनाते समय सोचा ही नहीं गया था। नई सेवा
मतलब कुछ बिल्कुल नया। हाँ, कोई ऐसी चीज जिसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट में कोई प्रावधान था ही नहीं। ये अप्रत्याशित हो सकता है, कोई नई योजना हो सकती है। हाँ, तो अब सवाल ये है कि जब ऐसी कोई जरूरत आती है, चाहे पहले वाली हो या दूसरी, तो सरकार क्या करती है? मतलब प्रक्रिया क्या है? देखिए, संविधान यहाँ बिल्कुल साफ है। अनुच्छेद 115 एक कहता है कि ऐसी किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति वो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सामने एक और विवरण, एक स्टेटमेंट रखवाएंगे। अच्छा, दोनों सदनों के सामने? हाँ जी, दोनों। और इस स्टेटमेंट में उस अतिरिक्त खर्च की जो अनुमानित राशि है उसका पूरा ब्यौरा होगा। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं अनुपूरक अनुदान या फिर अतिरिक्त अनुदान। अनुपूरक और अतिरिक्त, इनमें क्या फर्क है? देखिए, जब मौजूदा सेवा के लिए पैसा कम पड़े और चाहिए तो वो कहलाता है अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट। ठीक है। और जब किसी ऐसी नई सेवा पर खर्च करना हो जिसका बजट में जिक्र ही नहीं था, उसके लिए जो फंड मांगा जाता है उसे कहते हैं अतिरिक्त अनुदान, एडिशनल ग्रांट। अच्छा। पर दोनों के लिए शुरुआती प्रक्रिया वही है, राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के सामने अनुमानित खर्च का ब्यौरा रखना। मतलब पारदर्शिता जरूरी है, संसद को बताना ही पड़ेगा कि क्यों और कितना पैसा चाहिए। ये नई सेवा वाली बात थोड़ी और स्पष्ट करेंगे, इसका दायरा कितना बड़ा हो सकता है? देखिए, संविधान में नई सेवा की कोई ऐसी पत्थर की लकीर वाली परिभाषा नहीं है। ये काफी हद तक सरकार और संसद की व्याख्या पर निर्भर करता है। ये कोई नई स्कीम हो सकती है, या मान लीजिए भगवान न करे कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई, हाँ। जिसके राहत और बचाव के लिए बजट में सोचा ही नहीं गया था। हाँ। तो उसके लिए फंड अतिरिक्त अनुदान के तहत मांगा जा सकता है। हाँ। मूल बात यह है कि ये खर्च पहले से सोचा नहीं गया था, बजट का हिस्सा नहीं था। समझ गए। ये मौजूदा योजनाओं को बढ़ाने से अलग है? बिल्कुल। ठीक है। तो ये तो हुई 115(1) की बात, जहां हम भविष्य में होने वाले एक्स्ट्रा खर्च का अनुमान लगाकर अनुमति मांग रहे हैं। लेकिन इसी अनुच्छेद 115(1) में एक और क्लॉज है, क्लॉज बी। ये स्थिति थोड़ी अलग लगती है। हाँ, वो अलग है। ये तब लागू होती है जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर असल में जो खर्च हुआ वो संसद द्वारा स्वीकृत राशि से ज्यादा हो गया। मतलब पैसा ज्यादा खर्च हो चुका है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ अनुमान के बात नहीं, यहाँ खर्च हो चुका है। तो ये कैसे होता है और ऐसा क्यों होता है कि मंजूर राशि से ज्यादा खर्च हो जाए? ये तो गड़बड़ लगती है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो नहीं होना चाहिए, पर व्यावहारिक रूप से हो जाता है। अनुच्छेद 115(1)(b) एक तरह से पिछली कार्रवाई को ठीक करने या कह लें कि नियमित करने का प्रावधान है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी अकाउंटिंग में देरी होती है या गलतियां होती हैं तो सही स्थिति बाद में पता चलती है। अच्छा। या कभी-कभी किसी सेवा पर खर्च अप्रत्याशित रूप से इतना बढ़ जाता है कि उसे रोकना संभव नहीं होता। तो जब वित्तीय वर्ष खत्म होता है, हिसाब किताब होता है, तो इस स्थिति में प्रक्रिया क्या है जब खर्च ज्यादा हो चुका है? यहाँ प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। राष्ट्रपति उस अधिक खर्च को, जिसे एक्सेस एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसको नियमित करने के लिए एक मांग रखते हैं। इसे कहते हैं डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मांग केवल लोकसभा के सामने रखी जाती है। केवल लोकसभा, राज्यसभा में नहीं? जी नहीं, सिर्फ लोकसभा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी संसदीय प्रणाली में वित्तीय मामलों में धन विधेयकों पर लोकसभा को ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। हाँ हाँ। अनुच्छेद 109 और 110 भी इसी ओर इशारा करते हैं। हाँ। तो ये जो अतिरिक्त खर्च हो चुका है उसकी मांग सिर्फ लोकसभा में पेश होती है और वहीं से मंजूरी ली जाती है। ये एक तरह की कार्योत्तर स्वीकृति है, पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान के अनुमान दोनों सदनों में। हाँ। लेकिन अधिक अनुदान जो हो चुके खर्च से जुड़ा है वो सिर्फ लोकसभा में। ये लोकसभा की वित्तीय सर्वोच्चता को दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये जो प्रक्रिया है जहां खर्च होने के बाद मंजूरी ली जा रही है, क्या ये थोड़ी चिंताजनक नहीं? क्या इससे वित्तीय अनुशासन पर असर नहीं पड़ता? ऐसा नहीं लगता कि पहले खर्च कर लो, बाद में मंजूरी ले लेंगे? देखिए, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और इसीलिए इस प्रक्रिया को हल्के में नहीं लिया जाता। आमतौर पर होता क्या है कि ऐसे मामले सबसे पहले भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आते हैं। अच्छा, CAG की भूमिका यहाँ आती है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। CAG इन अतिरिक्त खर्चों की बारीकी से जांच करते हैं। फिर संसद की एक बहुत अहम समिति है, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, PAC। PSC, हाँ सुना है। ये समिति इन मामलों की और गहराई से पड़ताल करती है।
अधिकारियों से सवाल जवाब करती है और पीएसी की सिफारिशों के बाद ही सरकार ये अधिक अनुदान की मांग लोकसभा में रखती है। ओह, तो ये एक पूरी जांच प्रक्रिया से गुजरता है। जी ना, ये कार्योत्तर जरूर है, लेकिन एक कड़ी जांच प्रक्रिया के बाद ही इसे नियमित किया जाता है। कोशिश यही रहती है कि ये अपवाद ही रहे, नियम न बने। समझ गई। मतलब सीएजी और पीएसी का रोल यहाँ बहुत अहम है, भले ही वो सीधे अनुच्छेद 115 में न लिखा हो, पर प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। जी। ये जो भी अनुदान है, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक, इनके लिए जो विवरण या मांगे संसद के सामने रखी जाती हैं, इनकी मंजूरी कैसे मिलती है? क्या इसके लिए कोई अलग, कोई तेज प्रक्रिया है? क्योंकि जरूरतें तो अक्सर तत्काल होती हैं, है ना? यही पर अनुच्छेद 115 की उपधारा 2 तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देती है, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये उपधारा साफ शब्दों में कहती है कि इन सभी अतिरिक्त विवरणों, चाहे वो अनुपूरक, अतिरिक्त अनुदान के अनुमान हो या अधिक अनुदान की मांग, और इनसे जुड़े खर्चों पर वही प्रक्रिया लागू होगी जो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी आम बजट और उसके अनुदानों के लिए अपनाई जाती है। वही प्रक्रिया, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं। कोई शॉर्टकट नहीं। संविधान कोई रियायत नहीं देता। इसका सीधा मतलब है कि संविधान के वो सारे प्रावधान जो बजट प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, वो इन अतिरिक्त अनुदानों पर भी हूबहू अक्षरशः लागू होंगे। कौन कौन से प्रावधान? जैसे अनुच्छेद 112 जो बजट पेश करने के बारे में है, अनुच्छेद 113 जो अनुदान मांगों पर संसद में चर्चा और मतदान की प्रक्रिया बताता है, खासकर लोकसभा में, और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 114 जो विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में है। विनियोग विधेयक, ये क्या होता है? ये वो कानून है, वो बिल है जिसे संसद पास करती है, और इसी के जरिए सरकार को भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने का अधिकार मिलता है। संचित निधि मतलब सरकार का मुख्य खजाना? हाँ बिल्कुल, जहां सरकार का सारा राजस्व, टैक्स से कमाई, लिए गए कर्ज सब जमा होता है, और इस खजाने से एक पैसा भी निकालने के लिए विनियोग अधिनियम का पास होना जरूरी है। बिना इसके पैसा नहीं निकल सकता। अरे, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब चाहे जरूरत साल के बीच में पड़े, चाहे पैसा कम पड़ गया हो, या नई सेवा शुरू करनी हो, या फिर गलती से ज्यादा खर्च हो गया हो, पैसा निकालने के लिए उसी पूरी संसदीय प्रक्रिया से गुजरना होगा। जी हाँ। मतलब अनुदान मांगों पर बहस होगी, लोकसभा में वोटिंग होगी, और फिर एक नया विनियोग अधिनियम पास करना होगा सिर्फ उस अतिरिक्त राशि के लिए। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आम बजट के लिए होता है। कोई विशेष या तेज प्रक्रिया नहीं है। वाह, ये भारतीय संविधान में वित्तीय जवाबदेही के सिद्धांत को मजबूती देता है। एकदम सही। संविधान बनाने वालों का इरादा साफ था। जनता का पैसा, चाहे वो बजट के समय तय हो या बाद में जरूरत पड़ने पर, उस पर संसद का यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। कार्यपालिका अपनी मर्जी से पैसा नहीं निकाल सकती। नहीं निकाल सकती। उन्हें हर बार हर अतिरिक्त पैसे के लिए संसद के पास आना होगा और वही स्थापित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे ये बात और पुख्ता होती है कि वित्तीय मामलों में संसद, खासकर लोकसभा, ही सर्वोच्च है। सरकार को काम करने के लिए लचीलापन तो दिया गया है 115 के तहत, लेकिन नियंत्रण की चाबी संसद के पास ही है। ये संतुलन वाकई कमाल का है। हाँ, इसे आप एक तरह का सेफ्टी वॉल्व कह सकती हैं। सेफ्टी वॉल्व, हाँ सही शब्द है। ये सरकार को अप्रत्याशित या बदली हुई परिस्थितियों में काम करने देता है, जो जरूरी भी है। सोचिए, अगर बाढ़ आ जाए और सरकार के पास अतिरिक्त फंड मांगने का कोई रास्ता ही ना हो, तो राहत कार्य कैसे होंगे? बिल्कुल। लेकिन साथ ही उपधारा 2 ये पक्का करती है कि इस सेफ्टी वॉल्व का इस्तेमाल मनमाने ढंग से ना हो। हर बार संसद की मंजूरी जरूरी है, और उसी प्रक्रिया से ये कार्यपालिका पर विधायिका के वित्तीय नियंत्रण का बेहतरीन उदाहरण है। तो हमने आज अनुच्छेद 115 को समझा और देखा कि सरकार अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों से कैसे निपटती है। 3 तरह के अनुदान सामने आए। हाँ। पहला अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट, जब किसी चालू सेवा के लिए पैसा कम पड़ जाए। दूसरा, अतिरिक्त अनुदान, एडिशनल ग्रांट, जब किसी ऐसी नई सेवा पर खर्च करना हो जो बजट में थी ही नहीं। जी। और तीसरा, अधिक अनुदान, एक्सेस ग्रांट, जब स्वीकृत राशि से ज्यादा पैसा खर्च हो चुका हो और उसे नियमित कराना हो। और इसमें सीएजी और पैक की भूमिका भी अहम है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई वो ये कि इन सभी के लिए पैसा संचित निधि से निकालने की अनुमति उसी पूरी संसदीय प्रक्रिया से लेनी होगी जैसे आम बजट के लिए होता है।
बहस, मतदान, विनियोग अधिनियम, सब कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अनुच्छेद दिखाता है कि कैसे संविधान ने शासन की जो व्यवहारिक ज़रूरतें हैं, जैसे अचानक आए खर्चों से निपटना, हाँ, और जो हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं, जैसे जनता के पैसे पर संसद का कंट्रोल, उनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। सरकार को काम करने की छूट भी है, लेकिन निगरानी और अनुमति की शर्त के साथ। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। वो ये कि ये प्रक्रिया जो कागज पर सैद्धांतिक रूप से इतनी मजबूत दिखती है, वो असल में व्यवहार में कितनी प्रभावी है, खासकर जब नई सेवाओं के लिए या अधिक खर्च के लिए अनुदान मांगे जाते हैं। तो क्या संसद के पास वाकई इतना समय, इतनी विशेषज्ञता होती है कि वो इन मांगों की गहराई से जांच कर सके अपने व्यस्त सत्रों के बीच? ये एक बड़ा सवाल है। क्या कभी ऐसा होता है कि नई सेवा की आड़ में ऐसे खर्चों को भी मंजूरी मिल जाती है जो शायद आम बजट प्रक्रिया में ज्यादा जांच पड़ताल से गुजरते? ये प्रक्रिया असल में पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी सुनिश्चित कर पाती है, ये लगातार देखने और सोचने का विषय है। बिल्कुल। एक अहम सवाल जिसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो को पूरा सुना। उम्मीद है आपको इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। हम संविधान का ज्ञान के संविधान के ज्ञान अध्याय के अंतर्गत था अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।